जानूर जानूर उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। और क्या हुआ? जानूर को डॉक्टर को कॉल करें प्लीज़। वो घबराए हुए अंदाज में उसे बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा और जल्दी से डॉक्टर का नंबर मिलाया। जानूर के लिए उन्हें हमीम शाह डॉक्टर ने कमजोरी का कहकर कुछ दवाएं लिख के दे दी हैं और अब्दुल के साथ चले गए। जबकि हमीम शाह परेशान सा जानूर को सोए वजूद को देख रहा था। दिलावर शाह अपने पोते को देखकर घबराए भी। उसकी हालत कोई नहीं थी, कोई देखेगा नहीं, पहले की तरह से अजियत नहीं होने दूंगा मैं उसको। वो मुस्कुरा पड़े थे लेकिन लहजा सख्त था। सोचते हुए उसे बाहर ले आए। हमीम शाह को एक नज़र जानूर पर डाली और बाहर निकल गया कमरे से। जी दादा बूजी। उसकी सवालिया नजर दिलावर शाह पर थी। क्या कहा तुमने जानूर से जो वो बेहोश होगी? मैंने कुछ नहीं कहा था उससे दादा बू, मैं क्यों उसे कुछ कहने लगा? उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते हो गए तभी तो ये हालत हुई है। वो अभी भी सख्त लहजे से बात कर रहे थे और उससे दादा बू मैंने कुछ नहीं कहा। हमीम शाह ने संजीदगी से जवाब दिया। जानूर तुम्हारी बीबी है अब बेटा। दिलावर शाह ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। पहले की बात और थी, जिस कदर उसे तंग करना था तुमने किया। अब वो बीवी है, उसका ख्याल रखो, उससे खुद से कभी अलग मत होते देना। वो मुस्कुराने लगे थे। हमीम शाह उन्हें सवालिया नजर से देख रहा था। मुझे पड़पोते की खुशखबरी मिलनी चाहिए। वो मुस्कुरा रहे थे। हमीम शाह मुस्कुरा भी न सका। आई समझ। दिलावर शाह ने हंसते हुए उसके कंधा थपथपाया तो हमीम शाह ने बिना कुछ के सर अस्पात में हिला दिया था। वो दुराहे पर खड़ा था और दिलावर शाह जा चुके थे। हमीम शाह भी कमरे में आकर अब वहीं बेड पर बैठा जानूर को देखने लगा था जो अभी तक आंखें मूंदे हुए थी। जानूर को यूं अपने निकाह में अपने पास देखकर एक सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस करता, लेकिन जब ख्याल कि वो चली जाएगी तो फिर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाती। उसने अपना हाथ बढ़ा के अपनी उंगली की कोर से उसके गाल छूकर उसकी गर्दन पे अपनी उंगली चलाते हुए उसके करीब हुआ था और झुककर उसके पेशाने पर लब रख दिए थे। उसे जानूर का परसों रात का वो जरहाना अंदाज याद आया जब अभी उसने अभी छुआ ही नहीं था तो जानूर को बिदक के पीछे हटी थी और उसे खौफजदा नजर से देखने लगी थी। उसने जानूर की बंद आंखों पे अपने लब रखे थे। वो इन काजल भरी आंखों पर मर मिटा था और जब जब वो इन आंखों में देखता था वो बारहा उससे मोहब्बत कर बैठा और उसकी आंखें जानूर के लबों पर ठहरी थी। हाथ बढ़ा के उसने उन लबों को छुआ था और उसका दिल गुस्सा ही करने को मचलने लगा था। वो भी कमरे करीब ही हुआ था लेकिन फिर रुक गया और उससे हटकर वो वहीं बेड पर नीम दराज हो गया था। सुबह उसकी आंख खुली तो हमीम शाह को यूं अपने करीब सोता देखकर वो एकदम से अपनी जगह से उठी थी। इधर उधर देखती हुई अब नींद भरी आंखों से उसे मुझे क्या हुआ था वो हैरानी से पूछ रही थी। डोंट टेल मी कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? वो मसनूई हैरत से उसे देख रहा था। जानूर अपने लब काटने लगी। इन पे इतना भी जुल्म मत करो। ना समझी से उसे देखने लगी तो हमीम शाह ने मुस्कुराते हुए उसके लबों की तरफ इशारा किया। वो शर्मिंदी सी हो गई, नजर झुका के बेहोश हो गई थी तुम कॉल पे बात करते करते। अब वो संजीदगी से कह रहा था क्या हुआ था? उसके पूछने पर जानूर ने नफी में सर हिला। कुको को कुछ नहीं हुआ, शाहबेज की कॉल थी। हमीम शाह उससे पुरसोच निगाहों से देखता पूछ रहा था तो उसने नजर झुका के इस बात में सर हिला दिया। मैं जानता हूँ जानूर कि तुमने मजबूरी में ये निकाह किया है। मेरी जात से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मुझसे रिलेटेड कोई खूबसूरत यादें वाबस्ते हैं जो तुम्हारी जो देखो तुम्हारे सब तुम्हारी मर्जी से होगा लेकिन सब्र से काम लेना। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी डिसीजन से दादाबू को कुछ हो। तुम भी कुछ नहीं चाहती होगी ऐसा। वो दादाबू नफ़ी में सर हिला गई थी। मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा जानूर। हाँ मोहब्बत करता हूँ तुमसे बेहद मोहब्बत। तुम्हें उस शख्स के साथ देख के सोच के भी जिससे अजियत पे गुजरता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन जानूर आई प्रॉमिस यू तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। जो चाहोगी जैसा चाहोगी जिस में तुम्हारी खुशी होगी वही करूँगा। जानूर की आंखें भीगी थी, दिल पे भारी सा बोझ आन गिरा था। न जाने क्यों वो क्या चाह रही थी खुद भी समझ नहीं पा रही थी। बस खामोशी से सब सुनती रही। वो सर झुकाए हुए थी। दादाबू काफ़ी परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। मैं तैयार होके जाती हूँ उनके पास। उसने आहिस्तगी से कहा तो हमीम शाह भी मुस्कुरा के अपनी जगह से खड़ा हो गया था। जानूर हैरान थी कि हमीम शाह का ये रवैया कैसे बदल गया उसके साथ। वो इतनी नरमी से पेश आया था, इतनी मोहब्बत से। उसका पहला रूप तो कहीं गुमसा हो गया था, जैसे वो हमेशा उससे बात करता, उसके लहजे में गरूर होता और आज वो यूँ इतने नरमी से इतना बदलाव। बस वो सोचती रह गई। शाह मेंशन के वसीलान में वो दिलावर शाह के साथ बैठी हुई थी चाय पीते हुए। वो इससे बातें भी कर रहे थे जब ख्याल आने पर जानूर कहने लगी दादाबू एक बात पूछूं? जरूर। वो सर हिला के उसे देख रहे थे। हमीम शाह कह के वो चुप हो गई थी जबकि दिलावर शाह सवालिया नजरें उस पे थी। हमीम शाह इतना चेंज कैसे हो गया? आई मीन मुझे याद नहीं उसने कभी सीधे मुंह बात की हो। दिलावर शाह मुस्कुरा पड़े थे। जानता हूँ जानूर मैं भी देख रहा हूँ उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा आ गया है। अब वो गुस्सा नहीं करता। ये ठहराव ये संजीदगी काफ़ी दिनों से उसमें देख रहा हूँ। बिन माँ बाप का बच्चा जब नाजो नाम में बड़ा होता है तो उसमें गरूर तो ज़रूर आता है। फिर वो दुनिया की हर शय को ठुकरा कर चला जाए। यही उसकी शख्सियत का
का हिस्सा बन जाता है। तुम्हें उससे काफ़ी तकलीफ पहुंची जानवर, वो बहुत तंग करता था तुम्हें। उसे लगता है बाकी मादी चीज़ों की तरह तुम भी उसकी मलकियत ही हो। वो मोहब्बत को मलकियत ही समझता था, लेकिन जब तुमने किसी और से शादी करके और ये घर छोड़कर चली गई तब वो अजियत देता था। पल पल वो जिस अजियत से गुजरता था और मैंने ही देखा उसे, तब उसे एहसास होने लगा कि तुम उसकी मलकियत नहीं उसकी मोहब्बत हो। अब वो मुकम्मल बदल चुका है ज़नूर, वो एक मुकम्मल मर्द बन चुका है। अब वो मर्द जिसकी मोहब्बत में जुनूनियत दीवानगी नहीं बल्कि संजीदगी आ चुकी है। जो अब जानता है कि जिस औरत से वो मोहब्बत करता है उसे कैसे अपनी मोहब्बत को बाबर करवाए, कैसे उसे अपनी खुशियाँ बख्शे, कैसे उसे अपनी ज़ात का हद सुकून पहुँचाए। वो उसे संजीदगी से देख रहा था। उसे कभी दुख मत देना ज़नूर, उससे बहुत दुख सहे हैं, बहुत दर्द झेले हैं, इसके लिए काफ़ी अब उसका हक उससे मोहब्बत की जाए। ज़नूर ने घबरा के नजरें झुका दी। उसका दिल जैसे अंदर से किसी मुट्ठी ने दबोच लिया हो, जैसे मंजिलहार में फंस चुकी हो। जहाँ से वह निकलने का सोचती तो वो तही दामा हो पाती। शवेज के रोज बरोज की काल से तंग आ गई थी और उसे बार बार वो ज़हनी तौर पर टार्चर कर रहा था। अभी वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। ब्लैक नाइटी में उसका हुस्न धमक रहा था और खुद का अक्स आईने में देखते देखते उसकी आंखें भीगी थी। एक मर्द के लिए किए का अजाला अदा करने वो दूसरे मर्द के खुद को सजा संवार कर एक शोपीस में ही बन गई थी और आंसू के पीछे धकेलती एक आखिरी नजर खुद के अक्स पर डालकर वो ड्रेसिंग रूम से निकलकर कमरे में आई और धीरे धीरे कदम उठाती वो हमीम शाह के सामने खड़ी हो चुकी थी। हमीम शाह ने मोबाइल से नजरें उठाकर नजरें पलटना ही भूल चुका था। कंधे तक आते बाल उसने खुले छोड़ रखे थे और हुनैन शाह पर नजरें डालते ही वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिल सकी थी। वो मुंजमद हो गई थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और हमीम शाह उसे देख के मबहूसा हो गया था। सारी सोचें एक तरफ रखकर वो ज़नूर के धमकते हुस्न को देखे जा रहा था। वो उसके लिए इतना संवरी थी। हमीम शाह अपनी जगह से उठा और उसके करीब आने लगा। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था ज़नूर खुद में सिमट रही थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो करीब आ चुका था और उसके सामने खड़ा वो उसकी लरजती पलकों को देख रहा था और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू फैला के वो अपने करीब किया और वो उसके सीने से जा लगी थी। वो बेहद करीब से उसके हुस्न को देख रहा था और उसकी तेज चलती धड़कनों का शोर सुन रहा था। धीरे से अपनी उंगली शहादत की उंगली उसके बाल पीछे हटाते उसके गले पर अपनी लब रख चुका था। जैसे वो मदहोश हो रहा था, लेकिन वो रो रही थी शायद। हमीम शाह ने अचानक उसके चेहरे को देखा। वो सच में रो रही थी और आंखें बंद किए नफी में सर हिला रही थी। ज़नूर, उसने हल्की सी सरगोशी की। नहीं, तुम जो चाहोगी तब पूरे हक से तुम्हारे करीब आऊंगा। ज़नूर, मुझे तुम्हारी चाह है, तुम्हारे जिस्म की नहीं। मैं तुमसे इश्क करता हूँ ज़नूर, तुम्हें तुम्हारी मर्जी से अपनाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गए। जबकि ज़नूर भागती हुई वाशरूम से जाकर बंद हो गई। शावर खोल के वो नीचे खड़े बैठ कर रोने लगी थी। उसे उस लम्हे अपना आप एक बाजारी औरत ही लग रहा था, वो जो अपना जिस्म बेचने के लिए यूं नीम उरियां होके हमीम शाह के सामने जाके खड़ी हो गई थी। उसे उस वक्त खुद से बेहद नफरत हो रही थी और उसके दिल चाह रहा था कि वो उसको खत्म कर दे, आंखें बंद करके वो किसी और दुनिया में चली जाए जहाँ शवेज तक की आवाज़ न पहुँच सके। तुम्हें पता है हलाला क्या है? उसके अंदर एक आवाज़ उभरी थी, किसी बाजारी औरत से कम हैसियत नहीं तुम्हारी इस ज़नूर शाह। एक मर्द तुम्हें तलाक देता है, फिर दूसरे मर्द के हवाले कर देता है और उसके पास जाओ, तुम्हें छोड़ देगा, फिर मैं फिर से अपना लूँगा। एक इस्तेमाल किए हुए खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं तुम्हारी ज़नूर शाह। इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हें अपना के फिर से नहीं छोड़ेगा? इसके अंदर जैसे शोर बटपा हुआ था। उसके रोने में तेज़ी आ गई थी और उसके अंदर घबराहट से फैल गई थी। तलाक क्यों नहीं दे रहे तुम ज़नूर को? शवेज उसके ऑफिस में आया था और अभी वो उसके कमरे में मौजूद खड़े तेवरों से पूछ रहा था। हमीशा ने नागवारी से उसके अंदाज को देखा था, लेकिन इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क न आने दिया। डील कर चुके हो तुम ऑलरेडी, अब तलाक की क्या जल्दी है तुम्हें कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ डील? शावेज ने जी झोंक के कहा था। सोच लो, क्या सच में तुम डील कैंसिल करना चाहते हो मिस्टर शावेज? उसका लहजा भी अब इत्मीनान लिए हुए था। शावेज गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम ज़नूर को तलाक दे दोगे न? कहा कि दूसरे दिन वो नरमी से कहने लगा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने ये बात कही थी तुमसे? वो आबरू उचकाकर उसे पूछ रहा था ये बात हमीम शाह। वो यकदम कब वो उस इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। अपनी डॉक्यूमेंट, एनी प्रूफ, एनी वैलेंस विटनेस? उसके लबों में बेतमस्खराना मुस्कुराहट थी। शावेज को गुस्से से ने अपनी लपेट में ले लिया। बेगैरत इंसान दूसरों की बीवी पर ज़बरदस्ती अपना हक जमाते हुए हमीशा हंसने लगा। वो तुम्हारी बीवी नहीं है मिस्टर शावेज, शरीर तरीके से वो मेरी बीवी बन के मेरे घर आई है और हमारा निकाह तुमने खुद करवाया था, याद दिलवाऊँ? शावेज यकदम अपनी जगह से उठा था। हमीम शाह ने उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। डील भी याद होगी तुम्हें मिस्टर शावेज, तब तो खुशी खुशी निकाह करवाया था हमारा, तो तब तो तलाक भी जल्दी नहीं थी।
और किस चीज़ का हिसाब लेने आए हो यहाँ तुम? वो अब सर्द निगाहों से शावेज को देख रहा था। तुमने कहा था कि निकाह के बाद उसे तलाक दे दोगे। तुम दोनों ने सही गेम खेला मेरे साथ। वो औरत भी तुम्हारे ही चक्कर में यहाँ आई थी। बादजनन औरत धोखा दे गई मुझे। बाज हमीम शाह यकदम आगे बढ़ा था। ज़नूर मेरी बीवी है। तुम जैसा नीच इंसान, ज़ात का इंसान इतना उसे डिजर्व नहीं कर सकता। एक लफ्ज़ मजीद तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारा मुंह तोड़ के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। जिंदा नोश डालेंगे तुम्हें, कहकर उसने धक्का देकर शवेज को नीचे गिरा दिया था। शवेज के होंठ पड़ चुके थे और वो उठकर खड़ा हो गया था और आंखों में नफरत लिए हमीम शाह को देखने लगा। देख लूंगा तुम दोनों को। हमीम शाह पैंट में पकड़ डाले हाथ खड़ा उसे देख रहा था और उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। यहाँ पहुँच के तुम हार गए हो शावेज, तुम हार गए। तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से मैं ज़नूर को तुम्हारा हो जाने दूंगा? हमीम शाह कुछ अपना भी किसी होने का नहीं देता, छीन लेना फिर चाहे जो कुछ भी हो। वो मुस्कुरा रहा था। सोच भी कैसे लिया तुमने शावेज कि हमीम शाह बाजी जीत लेने के बाद भी फिर मात खाने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाएगा? मैं हमीम शाह हूँ, सिर्फ जीतना जानता हूँ। माँ तो तुम जैसों के लिए है। वो तो कुछ देर रुका और फिर वो बड़बड़ाकर बाहर निकल गए। तुम्हारी हालत काबिल रहम लग रही है इस वक्त मिस्टर शावेज। तुम हार चुके हो, सब हार चुके हैं, सब हार चुके हो, काबिल रहम हालत तक पहुंच चुके हो। चलो तरस खा के बकवास बंद करो। शावेज गुराया था। हमीम शाह ने एक सुकून की सांस खारिज की। जीत का नशा इस कदर चढ़ा है मुझ पर कि तुम्हारी ये बातें भी मुझे अच्छी लग रही हैं। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके चेहरे पर सख्त की दर आई। दफा हो जो अब यहाँ से, तुम्हारा ये वजूद काबिल बर्दाश्त हो रहा है मेरे लिए। अब तुम्हें तुम्हारे सब कामों का हिसाब देना होगा हमीम शाह। तुम एक दिन हिसाब जरूर दोगे। गार्ड अंदर आ चुका था। हमीम शाह रुख मोड़कर खड़ा हो गया और गार्ड शावेज को खींचता हुआ ले जाने लगा था, जबकि वो जाते हुए भी चीख रहा था, तुम्हारे सब करतूतों का हिसाब लेकर आऊँगा। तुमसे हमीम शाह, इस औरत के साथ साथ तुम्हें इतनी आसानी से ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। मैं वो जा चुका था, अब आवाज़ें नहीं आ रही थी उसकी। वो हमीम शाह मुस्कुरा रहा था। हलाला की कोई हैसियत नहीं इस्लाम में बेटा। वो काफ़ी सोच विचार के बाद आज अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फरहान अली के पास आई थी और उनके साथ बैठी हुई थी। वो जो इस्लामिक सेंटर भी चलाते थे। इस्लाम में बस निकाह होता है मुकम्मल इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक औरत एक मर्द के बीच में निकाह का रिश्ता ही होता है जो पाक और मुकद्दस रिश्ता है। और जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो फिर उनके बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। वो औरत आज़ाद, अपनी इद्दत पूरी होने के बाद वो किसी भी से भी अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है और अपनी ज़िंदगी खामोशी से गुजार सकती है। वो खामोशी से सुन रही थी। बाज़ उलमा ने अपने बयानात में हलाले की अहमियत को बढ़ाया, जिसकी हकीकत में कोई अहमियत नहीं इस्लाम में। इस्लाम बदकारी से रोकता है, तभी निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता रखा है और हलाले के नाम पर जो हो रहा है ये सब गलत बातें हैं बेटा। तो क्या मैं बदकार हूँ? क्या मेरा निकाह बातिल है? वो आंसू भरी आंखों से पूछ रही थी। उनकी हर बात पर ज़नूर अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा। नहीं बेटा, आप ऐसा मत सोचिए अपने बारे में। ऐसे तफक्कुरात अपने ज़हन में मत लाना भी गुनाह है। आप एक मुसलमान हैं। और भी तस्करा कर रहा था। हलाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम में। क्या आप चाहती हैं कि अपने साबका शोहर के पास दोबारा चली जाएं? उससे पूछ रहे थे। ज़नूर के चेहरे पर कर्ब के साए लहरा रहे थे। वो बगौर उसे देख रहे थे। अगर एक मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, चाहे उनके बीच में जितनी भी ऊंच नीच आए, वो कभी भी अपनी बीवी को तलाक का कभी नहीं सोच सकता। तलाक जैसे फेल को तो वो अल्लाह ताला नापसंदीदा करार दिया है। मर्द के लिए हुक्म दिया गया कि बीवी से नर्म रवैया रखो और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। उससे मोहब्बत से पेश हो, उस पर हाथ मत उठाओ, उससे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, बल्कि नरमी से ऊंची आवाज़ में बात करो। और तलाक का लफ्ज़ गुस्से की हालत में नमाज ज़ुबान से अदा होते। क्यों कहते हैं कि गुस्से की हालत में भी कंट्रोल रखना चाहिए। मर्द को गुस्से में भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि इसकी ज़ुबान से तलाक जैसा नाज़ेबा लफ्ज़ अदा ना हो। ज़नूर की आंखों के सामने शावेज का हर दर्दनाक रवैया घुमा था। जिस तरह वो उसे अजियत पहुँचाने के लिए अल्फाज का चुनाव करता, सब एक एक उसे याद आए थे, लेकिन वो हमीम शाह को कबूल नहीं कर पा रही थी। वो मझधार में फंसी हुई थी, खुद को महसूस कर। ज़नूर बेटा, ज़नूर ने आंसू साफ करते हुए उन्हें देखा। बीच मझधार में फंस चुकी हूँ मैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। खुद को काबिल नफरत समझ रही हूँ, उससे नफरत हो रही है। रोते हुए कह रही थी, मतलब अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी नहीं हो? वो पूछ रहे थे। ज़नूर चौंक कर उन्हें देखने लगी, जबकि वो मुस्कुरा रहे थे। हमारे साथ जो भी होता है सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमारे हक़ में क्या बेहतर है, ये सब अल्लाह ताला से बेहतर और कोई नहीं जान सकता बेटी। बस तुम जब खुद से नफरत का इजहार कर रही हो तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं। अब हमीम शाह के निकाह में हो, अब वही आपका शोहर है। अल्लाह के अहकामात से सरकशी करोगी अब तो वो रब नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह की रज़ा हासिल करो। कैसे करूँ? ज़नूर पूछने लगी, जबकि वो मुस्कुरा पड़े। नमाज पढ़ा करो बेटा और हाथ उठाकर दुआ मांगा करो, आपके अंदर सुकून फैलता जाएगा। शावेज आपके लिए एक गैर मर्द है, ना महरम है, और जो हलाला उसके जहन में चल रहा है वो
तो ऐसे शख्स अल्लाह की लानत है। ये हलाला सोचने वाला मर्द एक बेगैरत इंसान है। ये कोई खेल नहीं, जब चाहे निकाह का खेल रचाया और जब चाहो तलाक दे दी। अपना गुस्सा उतारो और फिर उस औरत को हलाले के लिए मजबूर करके उसके एहसास से खेलो। जो शख्स एक बार तलाक दे दे उसकी क्या गारंटी को फिर दोबारा इस नाजेबा फेल का मर्तकब नहीं होगा। अगर उसे अपनी बीवी से मोहब्बत हो तो वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। आप अब अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हमीम शाह के निकाह में अल्लाह ताला से मांगे अपने दिल का सुकून, ज़हनी सुकून। बेशक अल्लाह आपके दिल में हमेशा की मोहब्बत डालेगा। वो खामोश हुए ज़नूर अपने आंसू साफ करते हुए अपने अच्छे नसीब की दुआ करें। अल्लाह खुशी नसीब अता फरमाएगा। आपको वह ज़नूर को दुआ दे रहे थे जबकि ज़नूर उन्हें ममनून निगाहों से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पे बोझ सा आन गिरा था और अब हल्का हो रहा हो। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, सीढ़ियाँ उतरते हमीम शाह की नज़र उस पर पड़ी। ज़नूर हमीम शाह की आवाज़ पर वो एकदम चली थी। कहाँ थी तुम? उसके करीब आते हुए सवाल कर रहा था, जबकि ज़नूर जो पहले ही परेशान थी अब खौफजदा होगी। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था तुम्हारा, वो नरम लहजे से कह रहा था। लेकिन उसे लगा कि शावेज़ की तरह अब उस पर हाथ उठाएगा वो भी, और गार्ड्स में से किसी को भी अपने साथ लेके नहीं गई थी। तुम वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए वो कांप रही थी। ज़नूर, उसकी नज़र ज़नूर की कांपते हाथों पर पड़ चुकी थी। तभी उसे थामते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और ज़नूर एकदम बिदक के पीछे हटी थी। मामा मैं कुछ नहीं, मैं मत छोड़ो मुझे, वो भूली हुई सासू के साथ बोली थी। ज़नूर रिलैक्स, में कुछ नहीं कर रहा। हमीम शाह को हैरत हो रही थी कि उसकी हालत देख के। ज़नूर खामोश रही, अपने लब काटती हुए खुद को नामल करने की कोशिश कर रही थी। कल से तुम मेरी गाड़ी यूज़ करोगी कभी कहीं आने जाने के लिए? हमीम शाह की बात ज़नूर ने चौंक के उसे देखा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमीम शाह की बीवी टैक्सी वगैरह के चक्कर काटे। और हाँ, वो रुक के उसे देखने लगी। और हाँ, रात को डिनर पर जा रहे हैं। वो उसे मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। ज़नूर ने सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आज मैं खुश हूँ और बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि जो खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करो। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। करोगी ना? वो उसकी तरफ झुका था और ज़नूर इस बात में सर हिला गई। हमीम शाह के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था और फिर से सीधा होकर उसके झुके सर को देखने लगा। लंच के बारे में क्या हाल है? मुझे तो भूख लगी है बहुत। फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं अब्दुल से कहकर टेबल अरेंज करवाता हूँ। वो खुद ही बोले जा रहा था। ज़नूर इस बात में सर हिलाती जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके खुद में ही वहीं टेक लगा के बैठ गई और भी कुछ लम्हों के लिए तन्हाई चाहती थी। अपनी सांस से बहाल करती और प्रोफेसर फरहान की बातों को सोच रही थी। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्यों खामोश रहती है वो कुछ बोलती क्यों नहीं? फरहान की आवाज़ उसके कानों से टकराती। किस बात का डर है आपको ज़नूर बेटा? डर अपने अंदर कभी पनपने ना दें, कभी भी नहीं। क्यों डरे आप किसी से और किस लिए डरे? आपको कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कि कोई आपको तकलीफ तक नहीं पहुंचा सकता। डर तो उसके अंदर होता है जो आपको अपनी ज़ुबान से अपने किसी भी हरकत से डराए। जो वो खौफज़दा इंसान होता है क्योंकि वो आपसे खौफज़दा है, तभी वो अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। अपने डर को ख़त्म करो, किसी भी बात के लिए मत डरें। ज़नूर ने वो बातें याद करते हुए गहरी सांस खींची और उसकी कपकपाहट अब नॉर्मल हो चुकी थी। अपने वजूद से डर निकाल कर बाहर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान कोशिश करे तो सब मुमकिन है। उसे वो थप्पड़ जाता है जो शावेज़ ने उसे मारा था। वो यूनिवर्सिटी से लेट घर पहुंची तो ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से शावेज़ को लगा कि वह हमीम शाह के पास पहुंची तो उसने एक लापीछते शक की ज़िंदगी तबाह कर देता है, इंसान को तबाह कर देता है, रिश्तों को तबाह कर देता है, इज्जतें पामाल हो जाती हैं सिर्फ एक लफ्ज़ शक से। शक ने शावेज़ के अंदर इंसान को भी मार दिया था और वह एक बिन माँ बाप की बेटी थी और उसके भरोसे वो उस घर को और उसके शख्स को छोड़ के निकल जाती थी। बिन माँ बाप की भली बेटियाँ अक्सर दूसरों की एहसानमंद होती हैं। सारी ज़िंदगी खामोशी से दूसरों की सुन के गुजार देती हैं क्योंकि वही उनका सहारा होते हैं। बदकार बदचलन दूसरे मर्द की चाह से ले डूबी। वो अपना गुस्सा पास बैठी नैना के सामने उतार रहा था। मुझे धोखा देगी? आराम से शावेज़, जो हुआ जाने भी दो। क्या अपनी जान जलाए जा रहे हो? नैना जो कब से उसकी बातें सुन रही थी। हमीम शाह उगता के आहर बोली पड़ी थी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हमीम शाह जिस तरह मुझे अपने ऑफिस में बेइज्जत करके निकाला है, नहीं बोलूँगा मैं, बदला लेकर रहूँगा। वो अपने दिल में बोले जा रहा था। फिर नैना ने उकताहट भरे चेहरे पर नजर पड़ी तो मजीद बोलने का इरादा तर्क करके उसने नैना को अपने करीब किया था। लेकिन तुम तो मेरी जान हो ना, कुछ सीखना है तुमसे तो सीखे। वो उसके खुले बालों में चेहरा छुपाए मत होश सा हो रहा था। नैना जो अब उसे तंग आ गई थी और कई दिनों से उसके छुटकारा जाने की कोशिश कर रही थी। ज़नूर से रोज़ पैसे लेके वो यहाँ फ्लैट पे नैना से मिलने आता, अक्सर यहाँ अपने रात का आधा हिस्सा गुजार कर ऐशो इशरत करता और फिर घर की तरफ चल पड़ता। जबकि नैना, जिसे हर मर्द का चस्का लगा हुआ था, अब उसे उकताने लगी थी। अब उसे शावेज़ में कुछ दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी क्योंकि आजकल उसका वक्त किसी और के साथ गुजर रहा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और नैना को तोहफे भी देता रहता था, शॉपिंग पे भी ले जाता था। जबकि शावेज़ एक कंगाल आदमी था जो अपनी बीवी का पैसा यहाँ लुटा रहा था। लेकिन अब नैना को उसमें दिलचस्पी ज़रा बराबर भी नहीं रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने वो खड़ी हो रही तैयार हो रही थी और हमीम शाह उसके लिए नेवी ब्लू कलर की साड़ी लेकर आया था जो उसकी धोती रंगत पर
जच रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो पीछे से ब्लाउज की जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी और उसका हाथ ठीक से नहीं पहुंच रहा था और अपने बालों को एक साइड पर डाले वो सर झुकाए उसका काम में मसरूफ थी। जब उसके हाथों पर किसी की नब्ज का एहसास हुआ था और उसे झुक कर ऊपर देखा तो ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमीम शाह का अक्स देखकर उसका दिल जोर से धड़का था। उससे जल्दी से अपना हाथ हटा दिए, जबकि हमीम शाह ने आराम से उसके ब्लाउज की जिप बंद की थी और साड़ी के पल्लू के पीछे अच्छी तरह सेट करके उसे धीरे से उसके बाल के पीछे कर दिए थे। और जनौर सांस रोके उसका अक्स देखे जा रहा था और नज़रों का तसादुम हुआ तो बेहूदी ने उसकी तरफ रुख लिया, उसकी कमर पर अपना हाथ रख के उसे अपने करीब किया। जनौर घबराई हुई सी उसके सीने से जा लगी। वो घबराई हुई सी हमीम शाह को अपने दिल के करीब हुई महसूस कर रही थी। वो बेहोश उसे देख रहा था। जनौर उसकी नज़रों की तपश न सह रही थी और उसकी पलक की लरस कर झुक रही थी और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। तुम पे साड़ी बहुत जची है जनौर, वो सरगोशी में कह रहा था। जनौर के लिए सांस लेना महाल हो रहा था। हाँ 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 मीम पापा प्लीज़, लड़खड़ाती जुबान के साथ वो बस इतना कह सकी। हमीम शाह कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसे छोड़कर 2 कदम पीछे होके हंसने लगा। जनौर घबरा के उसको देखा और उसे देखता रहा, हंस रहा था, लेकिन जनौर की परेशान उसे रोक रही थी। और फिर मुझे तो हंसी आ रही है अपनी हालत पे, वो कह रहा था। जनौर नजरें झुका गई थी। डोंट वरी, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। जनौर ने एक नज़र उसे उठाकर देखा और उसे देख रहा था। हमीम शाह के लब मुस्कुरा पड़े थे। उसकी नज़रों के हिसार में जनौर घबरा कर फिर से नजरें झुका गई। चलो तैयार हो, जो मैं वेट कर रहा हूँ बाहर लाउंज में, वो कहकर नजर भरकर उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। जबकि जनौर सामने आईने में अपना अक्स देखने लगी थी। उसे वो लम्हा याद आया जब शवेज उसके करीब हो रहा था और उसने मना कर दिया क्योंकि थकी हुई थी और शवेज ने उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया। नहीं तुम्हें, हमीम शाह को चस्का जो लग चुका है। शवेज की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। उसे मुठियाँ सख्ती से बंद कर ली थी और आंखें बंद करके उस लम्हे के कैद से उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। हर लम्हा उसे अपनी तस्लील याद आई थी। उसकी इज्जत नफ्स जैसे मजरूह हुई। हमेशा वो उन लम्हों से निकलने की कोशिश करती जो उसके लिए हमेशा अजियत का बाइस बनती। सर झटक के इन लम्हों के असर से उसने खुद को बाहर निकाला। हमीम शाह का हर अमल उसे हैरान कर देता। वो तैयार होने लगी थी, हर बुरे ख्याल को झटक के अब वो तैयार हो रही थी। और वो जब नीचे लाउंज में आई तो पल पल के लिए हमीम शाह उसके सरापे पे नजरें न चुराया था और एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया और अब अभी नज़रों से वो जनौर के सजे रूप को देख रहा था। जनौर के इसरा यूँ देखकर वो बौखला गई थी। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की थी। जनौर जो पहले ही हमीम शाह की नज़रों से बौखला रही थी शर्मिंदा होगी। थैंक यू दादा बू, अल्लाह ताला तुम दोनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिलावर शाह ने आगे बढ़कर हमीम शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों को दुआ दी थी। वो जैसे ही होश में आया दिलावर शाह उसे देखकर मुस्कुराते, जबकि हमीम शाह सर मुस्कुराता हुआ सर को जाने लगा। चले, वह जनौर को देखते हुए कहने लगा तो उसने धीरे से इस बात में सर हिलाया, जबकि हमीम शाह एक बार पूर्ण नज़र उस पर डालकर उसके साथ ही बाहर की तरफ जा रहा था। दिलावर शाह की आंखों को खोने भीगे थे और उनके होंठ पे मुस्कुराहट थी। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अपने बच्चों को दर्दनाक मौत के बाद आज वो पहली बार इतने खुश हुए थे यूं जनौर और हमीम शाह को साथ देखे। सुबह नाश्ते के टेबल तीनों मौजूद थे। जब नाश्ता करते हुए दिलावर शाह ने हमीम की तरफ देखा था। घूमने फिरने का कोई प्लान भी है तुम दोनों का या नहीं? हमीम शाह ने जनौर को देखा था और दिलावर शाह को देखा। आप क्या तो बना लेते हैं प्लान। फिर कुछ सोच के कहने लगा, मेरी बिजनेस मीटिंग है न्यूयॉर्क में, मैं तो सोच रहा हूँ जनौर को भी लिए चलता हूँ। वह जनौर के झुके सर को देखता हुआ कह रहा था, जबकि दिलावर शाह मुस्कुरा रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, जनौर भी वहाँ जाकर फ्रेश फील करेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। क्यों जनौर बेटा? जनौर ने चौंक कर उन्हें देखा। आपके साथ कौन होगा यहाँ? मैं यहीं रुक जाती हूँ आपके पास। वो इतनी दूर का सोच के परेशान हो रही थी। मैं पहले भी अकेला ही हुआ करता था। हमीम शाह यूँ ही बाहर आया जाया करता था। कोई नहीं, बात नहीं मेरे लिए, तुम भी साथ जाओ, अच्छा महसूस करोगी वहाँ जाके। और वो उसे समझा रहे थे। जनौर परेशान से सर हिला के रह गई, जबकि उसकी हालत से मनहूस होता हमीम शाह जहरीला मुस्कुराया था। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी इतनी दूर? उसने दूसरा बहाना बनाया। दिलावर शाह हंस पड़े। इतना भी दूर नहीं जितना तुम सोच सोच के परेशान हो रही हो। और हमीम शाह तो हो गई तुम्हारे साथ। जनौर सर झुका के अब क्या बताती कि तभी तो वो जाने से कतरा रही थी। हमीम शाह साथ का सोच के उसे परेशानी हो रही थी, ऊपर से अजनबी जगह। वो तो ऐसे ही परेशान हो रही थी जैसे हमीम शाह वहाँ ले जाकर उसे खा ही जाएगा। मैं खा नहीं जाऊँगा तुम्हें वहाँ पे, हमीम शाह सरगोशी में बोला था। जनौर उसे देख के बस देखती रहेगी। बस मेरी बेटी को ज़रा भी शिकायत हुई तो तुमसे हमीम शाह, तो तुम्हें मैं बताऊँगा, अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। दिलावर शाह मसरूनी गुस्से से उसे देख लेते, जबकि हमीम शाह मुस्कुरा था। और अगर शिकायतों की लिस्ट मेरी तरफ से हुई तो तब आप क्या कहेंगे? जनौर ने उसकी तरफ देखा और आंखों में वाज़ेह शरारत थी। और दिलावर शाह भी मुस्कुरा पड़े। तब भी अपनी बेटी के साथ दूंगा। जनौर की बात पर मुस्कुरा पड़ी और हमीम शाह हफ्की से उन्हें देखने लगा। नॉट फेयर दादा बू, एवरीथिंग इज़ फेयर इन दादा पोती।
वो कहकर हंस पड़े थे। ज़नूर को भी हंसी आ गई थी, जबकि मीम शाह उसे मैवियत से देख रहे थे। इसी बहाने हंसी तो सही। मीम शाह के यूँ कहने पर ज़नूर के होंठ सिकड़ गए और वह सर झुका गई। वो कभी भी कुछ भी कह देते थे और इतना अंदाज़ा हो चुका था। कब जा रहे हो फिर? दिलावर शाह उससे पूछ रहे थे। बस कुछ दिनों में। मीम शाह ने नैपकिन से मुँह साफ करते हुए कहा। अच्छी बात है, मतलब ज़नूर पैकिंग कर लो फिर रख लो। दिलावर शाह खुशदिली से बोले थे, जबकि ज़नूर का दिल डूब के उभरा था और सोच लिया। खामोश सरस बात के ला के चाय का कप उठा लिया था। डर को अपने अंदर से खत्म कर दो बेटा। एक आवाज़ उसके कान से टकराई थी और खुद को अंदर से नामुल किया था। शहवेज बार बार कॉल आ रही थी। वो तो पहले बार बार इग्नोर करती रही थी, फिर घर के नंबर पे कॉल आने लगी। रिसीवर उसने फ़ोन कान से लगाया था। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही तुम? यू बीच वो चिल्लाया था। ज़नूर ने लब पीछे और उसकी बात बर्दाश्त किया। बड़े चस्के पड़ चुके हैं तुम्हें हमीम शाह के, मैं तो याद भी नहीं हूँगा अब तुम्हें। वो तंज के नश्तर चला रहा था और फिर खामोश रही। ऐसा कौन सा जादू चलाया तुमने उस पर जो तुम्हें छोड़ने का नाम ही ले रहा हो? तो तुम भांजी फिर भी बक रहा था और फिर ज़नूर खामोशी से सुन रही थी। बकवास सुन रही हूँ तुम मेरी कि नहीं? ज़नूर खामोशी से उकता कर फिर से चिल्लाया। और अपने अंदर जगह मत डालो। तुम्हारा शौक हमीम शाह है, शहवेज तुम्हारा कुछ नहीं। उसे खुद पे कभी हावी मत होने देना। प्रोफेसर फरहान की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। शहवेज की आवाज़ें उसके कान से टकराई तो उसका दिल एक पल को लर्जा था। भूल गई, लगता सब भूल गई हो। लगता है कैसे मारता हूँ तुम्हें। वो खामोश रही और उसे हर लम्हा याद अपनी तस्वीर का कब भूल सकती है। और उसकी आंखें भर आई थी। सीधी तरह से मेरी बात सुनो, तुम जानती हो ना तुम मुझे अच्छी तरह। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे चेहरे का नक्शा तक बदल सकता हूँ। मुझे भूलने की कोशिश भी मत करना। उस जलील इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी खराब करके रख दूंगा। आना तो मेरे पास तुम्हें एक दिन, माई डियर एक्स वाइफ, तुम्हें हमीम शाह एक दिन उगता के एक दिन छोड़ ही देगा। तुम्हें एक बांझ औरत को कब तक मर झेलेगा? आंसू तो उसकी गाल भिगो रहे थे और फोन रख चुकी थी, लेकिन उसके पूरा वजूद लरज़ रहा था। आंसू उसके चेहरे भिगो रहे थे। मेरी मदद फरमाइए मेरे परवरदिगार, मैं अपना डर कैसे खत्म करूँ हमेशा के लिए, मेरी मदद फरमाइए। जबकि नीचे लाउंज में खड़ा हमीम शाह दूसरे फ़ोन से सब सुन चुका था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मुठियाँ पीसते वो लंबे लंबे डाक भरता हुआ वहाँ से निकलते चले गए। वो बंदे से खींचते हुए यहाँ लाए थे और ये कोई फार्म हाउस था शायद। शहर से दूर उधर उधर देखते चला रहा था। क्यों लाए मुझे यहाँ पे, छोड़ो। वो आंसू नहीं करता हुआ घसीटता हुआ अंदर उसे लेकर गए थे और लाउंज जाकर उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ाता हुआ सोफे पर जाकर गिरा। कोशिश की सामने सोफे पर बैठा शख्स हमीम शाह था जो उसे देख रहा था। ओ